अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हाफिज़ अब्दुल रहीम जलगांव महाराष्ट्र से, और आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि एक ऐसी शख्सियत जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, आप देख ही रहे होंगे, मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब मिफ्ताही आज हमारे साथ में बैठे हुए हैं। और मुफ्ती साहब बैतुल उलूम के मदरसे में जलसे के अंदर मुलाकात हो गई, तो मुफ्ती साहब ने माशाल्लाह टाइम दिया। हम मुफ्ती साहब के बड़े शुक्रगुजार हैं कि इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद भी उन्होंने वक्त दिया हमें। तो मुफ्ती साहब से इंशाल्लाह कुछ बातें करेंगे इस ताल्लुक़ से कि मुफ्ती साहब की जो अपनी ज़िंदगी है, अपनी लाइफ है, किस तरीके से मुफ्ती साहब ने जो है सोशल मीडिया का सफ़र शुरू किया और आज अल्लाह तबारक व तआला ने जो मकबूलियत अता फ़रमाई है, इस ताल्लुक़ से मुफ्ती साहब की तालीम और उनका वतन, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह कुछ नाज़रीन रहते हैं जिनको पता नहीं चल पाता है। तो मुफ्ती साहब से मैंने कहा, तो मुफ्ती साहब तो कहने लगे कि भी मेरे बारे में सवाल ये, तो बोले मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा कि नहीं, कुछ लोग रहते हैं जिनको ये बातें जानना भी ज़रूरी होती है। तो मुफ्ती साहब आपका तो बड़ा हम मशकूर हैं, ममनून है कि आपने वक्त तो दिए। सबसे पहले कि मुफ्ती साहब आपकी इब्तिदाई तालीम और आपका जो वतन है वो कहाँ है, यानी जहाँ पर आपकी पैदाइश हुई, बचपन में आपने तालीम हासिल की? हाँ हाँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले तो आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये मौका दिया। और एक गलतफहमी में जो सबको है, मैं असल में मुफ्ती नहीं हूँ। अच्छा। मिफ्ताही हूँ, तो लोग गलती से मुझे मुफ्ती बोल देते हैं। तो मैंने सिर्फ यानी आलिमियत का कोर्स किया हुआ हूँ। और मैं कोपरगांव में एक छोटा सा मदरसा है। अच्छा। लेकिन पहले जब मैं पढ़ता था तो बड़ा मदरसा था। महाद मिल्लत के बाद सबसे बड़ा मदरसा कोपरगांव का मिफ्ताहुल उलूम था। अच्छा। अब तो बड़े बड़े मदारिस शुरू हो गए, तो अब वो छोटा लगता है, लेकिन ये है कि वो उसकी अपनी एक शनाख्त है, एक पहचान है माशाल्लाह जी। और आज भी वो चल रहा है। तो वहाँ पर मैंने शुरुआती तालीम, बल्कि आप ये कहें कि मुकम्मल तालीम मैंने वहीं पर की। और सिर्फ बीच में 2 साल मैं एजाजुल उलूम कुरान चला गया था, जहाँ शायद मैंने 4वीं या 5वीं पढ़ी। उसके बाद 6वीं हफ्तुम मैंने कोपरगांव में वहीं पर तालीम हासिल की और आलिमियत की। अच्छा। और 1994 या 95 में हम लोग पूना आए। अच्छा। और तब से अभी तक यहीं पर है। अच्छा जी। तो माशाल्लाह मुफ्ती साहब, आपने जो सोशल मीडिया का सफ़र शुरू किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें काफ़ी मकबूलियत आपको अता फरमाई है। आप तो ऐसा है कि जाते हैं लाइन लग जाती है लोगों की, सेल्फी वालों की, मिलने वालों की। तो अभी कैसा महसूस होता है ये सब देखकर? नहीं, मैं तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जो भी किया वो अल्लाह ने किया और अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का करम है जी। उसके बाद मैं मुझसे मोहब्बत करने वाले और मुझे चाहने वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी मोहब्बतें दी जी। जो शायद किसी को मिलती हैं। अच्छा। तो ये अल्लाह का करम है और मोहब्बत करने वालों का ये एक जज्बा है कि वो बेचारे मोहब्बत करते हैं और हमारी बातों को पसंद करते हैं, हमारे तरीक़े को पसंद करते हैं, या हमारी बातों को सुनते हैं, लोगों तक शेयर करते हैं। तो ये सब अल्लाह के करने से हुआ, अल्लाह का करम और अल्लाह का एहसान है। और मैं हमेशा असल में जब भी भीड़ जमा हो जाती है या लोग इज़्ज़त करते हैं, मोहब्बत करते हैं और एक एक सेल्फ़ी के लिए बेचारे लड़ते हैं, तो मैं दिल में यही दुआ करता रहता हूँ कि अल्लाह बस इनके गुमान के जैसा बना दे। अब हम है तो नहीं वैसे, लेकिन अल्लाह ताला ये जो सोचते हैं हमारे बारे में, अल्लाह ताला उतना नेक हमको बना दे। तो बस यही दुआ करता रहता हूँ हमेशा जी, तो अल्लाह बना दे। तो एक चीज़ ये है हज़रत के सोशल मीडिया पे आप अगर जुड़े हैं तो आपको तो वाकई में समझ में आ रहा है कि इसका कितना बड़ा फ़ायदा है। लेकिन आज भी उम्मत जो इससे बहुत दूर है और इसके जो असल फ़ायदे से उठाने से वो बहुत दूर है कि इससे किस तरीके से फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आपने जब ये सफ़र शुरू किया तो बहुत सारी रुकावटें भी आई होगी, बहुत सारी परेशानियां भी आएंगी, बातें कमेंट ऐसी भी आएंगी जिससे आप थोड़ा सा डर गए कि पीछे हटने की इस पर आ गए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? शुरू में मैं बहुत इसका मुझे टेंशन आ जाता था और मैं बहुत सोचता था, एक एक बैड कमेंट जब आते थे लोग बोलते थे, क्योंकि नया था और शायद वीडियो में उलमा बहुत कम थे, ख़ास करके हमारे मुल्क में। तो अलग अलग तरह के लोग के देखो ये अभी शाइनिंग कर रहे हैं, स्टाइल मार रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तुम्हारा काम मस्जिदों में रहना है,
मिंबरों पर बयान करना है, मुसल्लों पर नमाज पढ़ाना है, तुमको क्या करना पड़ा, ये सब लाइमलाइट की दुनिया और ये सब। तो इस तरह के बैड कमेंट आते, आज भी आते हैं। वो कुछ लोग होते हैं ना जो बैड कमेंट के लिए ही वीडियो देखते हैं, या तो कभी कभी वीडियो भी नहीं देखते हैं, उनका काम है कि वो हर एक की वीडियो पर जाकर बैड कमेंट करते हैं। वो नेगेटिव थॉट वाले लोग होते हैं। सही है। उनका काम ही वो होता है, वो किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, वो किसी की हिम्मत अफजाई, हौसला अफजाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो खुद बहुत डिमोटिवेट लोग होते हैं, बहुत डिप्रेस लोग होते हैं, और नेगेटिविटी और मनफी जो ताकत है उनके दिलो दिमाग पर उसका कब्जा होता है। तो वो सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, वो अपनी रियल लाइफ में भी वो ऐसे ही होते हैं जी। वो बैड कमेंट करना नहीं छोड़ते। अगर मैं बैड कमेंट का टेंशन ले लेता तो शायद मैं अब तक काम नहीं कर रहा होता, है ना। तो मैंने क्या किया कि उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया और मैंने छोड़ दिया उनको। मेरे बहुत सारे मेरे जो दोस्त अहबाब हैं, असातिज़ा है, उनसे भी मैंने कहा कि इस तरह से मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता हूँ ऐसा वैसा। तो उन्होंने कहा कि तुम उसको इग्नोर करो और तुम आगे बढ़ो और छोड़ दो उनको, वो आखिर तक बोलते रहेंगे। यानी अगर आप कुरान पाक की तिलावत सूरह फातिहा पढ़ के भी आप डाल दो तो भी आपको 2-4 उसमें बैड कमेंट वाले मिल जाएंगे, है ना। वो मिलते ही मिलते हैं, वो उनका काम ही है, वो देखते ही नहीं कौन क्या बोल रहा है। बस वो फिर कुछ अलग अलग जमातों के लोग हैं, अब हमारे अंदर फ़िरक़े बने हुए हैं, तो हर फ़िरक़े वाले दूसरे फ़िरक़े को बैड कमेंट करता है, हमारे वाले भी वैसे, उधर वाले भी वैसे, वो सब चलते रहता है ये लड़ाई एक दूसरे पे लाना। हाँ, लेकिन वो बहरहाल मैंने खुद एक वीडियो बनाया था कि आप ज़िंदगी के किसी मंजिल की तरफ अगर आप बढ़ रहे हो, सफ़र कर रहे हो, तो हर मोड़ पर आपको एक कुत्ता मिलेगा जो आपको भौंकेगा, आपको काटने की कोशिश करेगा। तो आप उसको इग्नोर करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने फिर वो इस तरह के लोगों को इग्नोर करना शुरू किया, इसलिए मैं टिका रहा। आज भी बहुत सारे सोशल मीडिया पे जो शुरुआती दौर के लोग हैं वो भी इसी चीज़ का शिकार हो जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। सही। तो पीछे हटना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहो। लोग आपको बोलते रहेंगे, लोगों ने किसको बख्शा है ना। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। तो छोड़ दो उसको, हमने छोड़ दिया है। और मैं सबको नसीहत करता हूँ कि सिर्फ आपको ये देखना है कि आपकी राह सही है जी, बिल्कुल। आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, आपको आपका दिल, आपका ज़मीर इस बात की गवाही दे रहा है कि तू सही है जी, है ना। और आपके जो वाकई में जो चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले उस्ताद है, वालिदैन हैं, वो भी आपकी हौसला अफजाई कर रहे कि नहीं तू काम सही कर रहा है, तो फिर परवाह नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये है बस। हाँ, लेकिन एक बात ये भी, फिर जैसे बहुत सारे लोग तो सोशल मीडिया से दूर रहते, लेकिन अब उलमा जो है वो हर मैदान में आगे बढ़ रहे हैं, सियासी, समाजी, सहाफ़ी। तो ऐसे ही हमारे जलगांव के हज़रत मौलाना मुफ्ती हारून नदवी साहब है, जिन्होंने कुछ साल पहले वायरल न्यूज़ लाइव नाम से एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, और माशाल्लाह इतनी मकबूलियत अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई कि अब तो मिलियन में उनके व्यूज़ भी है, सब्सक्राइबर भी है। तो ऐसे लोग, ये उलमा जो है, जैसे मुफ्ती साहब काम कर रहे हैं, ऐसा आना चाहिए, काम करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, मुफ्ती साहब का तो मैं भी बहुत बड़ा मद्दा हूँ और उनका फ़ैन हूँ जी। वो जो काम कर रहे हैं और जिस बेबाकी से वो न्यूज़ चैनल चला रहे हैं जी, और उनके बयानात भी माशाल्लाह, मुझे तो उनसे मिलने का भी मौका मिला। और मुफ्ती साहब दूसरों की बहुत हिम्मत अफजाई करते हैं जी, और बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और मुफ्ती हारून साहब, एक मुफ्ती हारून से कुछ नहीं होने वाला जी, और बहुत सारे लोगों को मैदान में आना पड़ेगा। ऐसे ही मुफ्ती साहब के नक्शे कदम पर मुफ्ती साहब जिस बेबाकी से और जिस हिम्मत के साथ काम करते हैं और हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर, चाहे जिसकी भी हुकूमत हो, आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं और अपनी न्यूज़ और अपनी कौम की आवाज़ लोगों तक पहुंचाते हैं। ऐसे और बहुत सारे चैनल और ऐसे बहुत सारे मुफ्ती हारून की ज़रूरत इस कौम को है कि वो आएँ और इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आज नहीं आएंगे तो कल आना ही है। तो मजबूरी में ना आए, बल्कि अपने शौक़ और ज़ौक़ से आए तो आप देर तक काम करेंगे जी। तो और मैं तो हमेशा, मैं यानी इतने सलाहियतमंद लोग हैं, इतनी अच्छी उनकी ज़बान है, इतना अच्छा उनका कलम है और इतना अच्छा उनका अंदाज़ है, लेकिन वो सोशल मीडिया पर नहीं आते। उनको पता नहीं क्या खुदा के लिए सोशल मीडिया से बैर है, या फिर वो अभी तक किस पछड़े में पड़े हुए हैं। बिल्कुल भी जो है इससे दूर नहीं रहना। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं आपको बता दूं कि मेरे
यानी मैं जब 2017 से पहले, यानी 2017 तक हम मदरसा चलाते थे जी। तो मैं जुमा में बयान करता था, तो कितने लोग सुनते हैं जुमा में? 1000, 1500, 2000 लोग सुनते हैं। बस वो भी पूरा नहीं सुनते हैं, जो शुरू से सुनते हैं वो आखिर तक वो 200, 250, 300 लोग होते हैं, बाकी सब है ना। लास्ट में। उसमें से भी 2-4 लोग तो सोए हुए रहते हैं, उनको वहाँ भी ऊँग लग जाती है। लेकिन जब से सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म बना, मैंने अपना चैनल बनाया, फेसबुक पर बनाया, इंस्टाग्राम पर बनाया, तो आज की कंडीशन ऐसी है, मैं आपको बताऊं कि सिर्फ यूट्यूब पर 1.5 करोड़ व्यूज़ है 28 दिन के। क्या बात है, सिर्फ माशाल्लाह। 28 दिन के 1.5 करोड़ व्यूज़ है। और फेसबुक पर 3 करोड़ के ऊपर व्यूज़ होते हैं हर महीने के। कितने हो गए? 4.5 करोड़। और फिर इंस्टाग्राम पर उसके, यानी आपको एक महीने के अंदर, फिर जो लोग शेयर करते हैं, व्हाट्सअप लगाते हैं, स्टेटस लगाते हैं, देखे तो 5 करोड़ लोग आपको सुनते हैं। 5 करोड़ लोगों तक पैगाम पहुंच रहा है। जो भी हम बात करते हैं 5 करोड़ लोगों तक बात पहुंचती है ना। तो कहाँ 500 लोग और कहाँ इसको जरिया बनाकर हम 5 करोड़ लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो ये बहुत, यानी आपको कुछ खर्चा भी नहीं करना है। अभी ये लोग आए यहाँ पर हमारे घर के अंदर, तो शायद स्टूडियो ढूंढ रहे होंगे, तो मिल रहा नहीं होगा, जो पलंग पर बैठकर हम वीडियो बना रहे हैं। हमारे पास कोई स्टूडियो नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है। बनाना चाहिए, वो प्रोफेशनल काम करना चाहिए, लेकिन बहरहाल हमारे पास तो नहीं है, हमारे पास नहीं है। हम तो ऐसी बस कुर्सी लेके कैमरा लगा दिया और बैठ गए। तो इससे मुझे एक बात ये समझ में आती है कि मैंने बहुत सारे स्टूडियो देखा, लेकिन सबसे मैं वो ना यूट्यूब के, जैसे हर चीज़ के ना कुछ फ़राइज़ होते हैं, कुछ वाजिबात होते हैं, कुछ सुन्नतें होती हैं, कुछ नवाफिल होते हैं। ऐसे यूट्यूब की भी फ़राइज़, वाजिबात और नवाफिल है ऐसे। तो फ़राइज़ जो है 3 फ़र्ज़ है इसके यूट्यूब चैनल चलाने के। हाँ, 3 फ़र्ज़ है। 3 फ़र्ज़ है। एक तो आपका कंटेंट, जी बिल्कुल, आपकी स्क्रिप्ट, आप क्या बोल रहे हो। और दूसरा जो फ़र्ज़ है वो आपकी वीडियो क्वालिटी, और तीसरा जो फ़र्ज़ है वो वॉइस क्वालिटी। जी। ये 3 अगर आपके परफेक्ट हैं, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, आपकी वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है, और आपकी वीडियो में वॉइस क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी है, तो ये फ़राइज़ में इसका है। बस फिर ऑफिस की बाकी जो नवाफिल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, एक गुलदस्ता यहाँ होना चाहिए, है ना, आपका चैनल का अवार्ड पीछे होना चाहिए, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें ये यानी मुस्तहबात में हैं। रहे तो बहुत अच्छा, नहीं रहे तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन फ़राइज़ में ये है कि आपको कंटेंट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए आपके लिए। तो उसके ऊपर अभी बहुत सारे उलमाए किराम काम करते हैं, लेकिन उनकी वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, या फिर वीडियो क्वालिटी उनकी अच्छी नहीं होती है, या फिर कंटेंट वही घिसा पिटा होता है। अभी आपको मैं बताऊं, एक वीडियो में बनाता हूं, आप 5 से 7 मिनट में देख लेते हैं जी। लेकिन मैं सुबह फजर से लैपटॉप पर बैठता हूं तो 3 बजे मैं वीडियो अपलोड कर पाता हूं, एक वीडियो। क्योंकि मैं सुबह से लिखना शुरू करता हूं। मैं पूरा जो बोलना होता है पहले लिख लेता हूं उसको, जो भी बोलना होता है उसको पहले लिख लेता हूं। मेरे शुरू से लेकर अभी तक के पूरे वीडियो लिखे हुए हैं जी। शॉर्ट वीडियो हो या लॉन्ग वीडियो, अभी भी लिखे हुए। आप वो ड्रॉवर खोलेंगे तो आपको इतने प्रिंट आउट उसमें मिलेंगे, इतने प्रिंट आउट, कम से कम 3000 प्रिंट आउट मेरे पास में अभी मौजूद है। मैंने अभी 2 महीने पहले प्रिंट आउट निकाला कि मैंने कितना लिखा है, वो ज़रा जमा कर लूँ कितने प्रिंट, तो 3000 प्रिंट निकले। क्या बात है, माशाल्लाह। तो मैं लिखता हूँ उसको, पहले उसको पैराग्राफ बनाता हूँ, उसको अच्छे से पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में बोलता हूँ। तो ये होता है कि आप बगैर स्क्रिप्ट के अगर बोल रहे हैं तो फिर आपकी जो है ना, आपकी ज़बान से कुछ भी निकल जाता है। और यहाँ तो राय का पहाड़ बनाने वाले बहुत लोग बैठे हुए ऑलरेडी। तो आप पहले प्लान कर ले कि आपको क्या बोलना है, उसको अच्छे से आप नोट कर ले, उसको 4 बार पढ़ें। आपको कुछ उसमें एडिट करना है, कुछ आपको उसमें ऐड करना है, तो आप कर ले पहले, और फिर आप उसको बोले तो आप परफेक्ट आप स्क्रिप्ट। आप देखें ना, पार्लियामेंट में लोग, बड़े बड़े लोग देख कर बोलते हैं, उनके हाथ में कागज होता है, देख कर बोलते हैं, क्योंकि मालूम है कि ये सारी दुनिया इसको सुन रही है। सेम यही हमारा पार्लियामेंट है, यही हमारा पार्लियामेंट, सारी दुनिया हमको सुनती है। हर अलग अलग फ़िरके के लोग, अलग अलग मज़हब के लोग हमको सुनते हैं। तो कहीं आपकी ज़बान से ऐसी कोई बात निकल गई, किसी को बुरी लग गई, वो भी गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। तो पूरी तैयारी के साथ में मैं लिखता हूँ, तो 2-3 घंटे मुझे लिखने में चले जाते हैं जी। तो उसको जांच पड़ताल करने में घंटा भर चला जाता है, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग में मुझे घंटा भर चला जाता है, फिर एडिटिंग में 1-2 घंटे चले जाते हैं,
और फिर उसके बाद वो एक वीडियो तैयार होती है और फिर अपलोड होती है। तो ये पूरा यानी एक मेरा प्लान होता है वीडियो बनाने का ऐसा। अभी आप लोगों ने रात में कांटेक्ट किया, आपने किया, तो मैं आधी स्क्रिप्ट बना के रुक गया कि पहले ये कर लेंगे फिर शाम में बनाएंगे अब वीडियो। अभी आप जाएंगे तो फिर मैं बैठ जाऊंगा, 1-2 लोग मुलाकात के लिए आएंगे, फिर उसके बाद मैं काम करूंगा। तो अब आज का वीडियो दोपहर में नहीं, शाम में अपलोड होगा जी, क्योंकि मैं अकेला हूँ, कोई बैठ के वीडियो बना नहीं सकता और मुझे एडिटर रखने को भी तकलीफ होती है। अच्छा, सबसे पहली बात तो मैं बोलूँगा आपको एक मजमून लिख लो, तो आप अपने दिमाग से लिखेंगे ना, मेरे दिमाग से थोड़ी लिखेंगे। फिर उसके बाद में अगर आप एडिट करने के लिए बैठेंगे तो कहाँ कौन सा कट मारना है ये तो मुझे देखना है ना, तो मुझे साथ में बैठना पड़ेगा आपके। तो फिर अपने तो साथ में बैठे तो मैं ही बैठ जाऊँ ना, है ना। ऐसा तो मुझे दूसरों के काम पर इत्मीनान नहीं होता है, इसलिए मैं अकेला ही काम करता हूँ सब, तो मुझे दिक्कत नहीं होती है। और मैं जब आप खुद मुतमईन है ना तो लोग भी मुतमईन रहते हैं। अगर आप ही गड़बड़ में हैं, सही है, आप ही को इत्मीनान नहीं है, तो फिर बहुत बड़ा जवाब हो गया उसका, क्योंकि बात निकल गई तो नहीं अच्छा है, कोई मसला नहीं, पूरी बातें आ गई उसमें। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि जैसे उलमा जो रहते हैं, मस्जिद मदरसे से जुड़े हुए लोग रहते हैं, तो अब गैर मुस्लिम भाइयों से उनका रब्त नहीं होता, लेकिन आपका जो रब्त है वो बहुत ज़बरदस्त है और बहुत फैन फॉलोइंग आपकी गैर मुस्लिम भाइयों में भी है, हिंदू भाइयों में भी है, तो वो लोग भी आपको मिलते हैं, उनसे बातें होती है, कैसा आपको महसूस? बिल्कुल, मैं ये तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत समझता हूँ मेरे ऊपर कि मैंने कहा ना अभी मेरे सोशल मीडिया पर तकरीबन शॉर्ट और लॉन्ग मिलाकर पूरे अभी 15 मिलियन के ऊपर फॉलोअर हो गए हैं। 15 मिलियन फॉलोअर। तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 30 से 40% जो है गैर मुस्लिम फॉलो करते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि कोई हमारा गैर मुस्लिम भाई नहीं मिलता हो और मोहब्बत का इजहार न करता हो, ऐसा नहीं है, मिलते ही है, रोज़ाना लोग मिलते हैं। इसका सिर्फ जो है ना मकसद ये है कि देखिए यानी इसका जो बोलेंगे ना, ये क्यों हुआ, ये सवाल है ना कि ऐसा क्यों हुआ, एक दाढ़ी टोपी वाले को जो है क्यों गैर मुस्लिम जो है भाई हमारे फॉलो करते हैं। तो आप जो है ना, जब आप प्यार की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, इंसानियत मानवता की बात करते हैं, और आप किसी को टॉन नहीं करते हैं, आप किसी को बुरा नहीं बोलते हैं, आप जो है ना, देखो बुरा बोलने के लिए जाएंगे तो बहुत सारे पॉइंट है बुरा बोलने के, नेगेटिव बोलने के, लेकिन बहुत सारे पॉइंट है पॉजिटिव बोलने के भी जी, पॉजिटिव बोलने के भी। इसलिए हमको हुक्म भी क्या है कि जो हम में जो चीज़ें यकसा है पहले उस पर हम आ जाए, जो हम में एक जैसी है पहले हम उस पर बात करें। तो उस पर ही बात ख़त्म नहीं हुई अभी तक, तो नेगेटिव में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जितना पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिव बात करेंगे, तो हमारे हिंदुस्तान के बोलो या फिर बाहर के जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहन हैं, वो ये नहीं देखते। मैंने कहा कंटेंट जी ये फराइज में है जी, है ना, कंटेंट ये फराइज में है। तो कंटेंट जब आपका अच्छा रहता है तो फिर लोग दाढ़ी को नहीं देखते हैं, टोपी को नहीं देखते हैं, लिबास को नहीं देखते हैं, वो सिर्फ कंटेंट को देखते हैं। तो हमारे जो गैर मुस्लिम भाई बहन हैं वो भी जो है कंटेंट को ही देखते हैं, वो हुलियों को नहीं देखते हैं। अरे ये तो मौलाना, इसको क्यों फॉलो करने का, इसको क्यों सब्सक्राइब करने का, सही नहीं, ऐसा नहीं है। आप बात अच्छी करो, लोग आपके करीब आते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी इर्द गिर्द लोग जो भले ईमान नहीं लाए थे, लेकिन वो आपको सादिक और अमीन कहते थे, मानने वाले, आपके अखलाक की वजह से, आपकी बोलचाल की वजह से, है ना, आपके रवैये की वजह से, आपके उसवे हसना की वजह से लोग मानते थे, भले ईमान नहीं लाए थे, लेकिन मोहब्बत वो करते थे, है ना। ताइफ में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे तो अंगूर का खोशा किसने भेजा था, जानी दुश्मन थे, उन्होंने पत्थर मारे, लेकिन कहा कि नहीं यार ये आदमी अच्छा है ना, इसको आप अंगूर का खोशा अपने गुलाम के जरिए पेश किया। तो ये चीज़ें उसके अंदर है। हर एक इंसान के सीने में दिल है और वो अच्छी चीज़ों को पसंद करता है, बस यही चीज़ें हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप अच्छी बात करो, पॉजिटिव बात करो, मोहब्बत की बात करो। टॉन्टिंग करना, किसी को ताने देना कि तुम ऐसे, ये हालांकि बहुत आसान काम है, सबसे आसान काम है। किसी को गाली देना या किसी को दूर कर देना ये बहुत आसान काम है, लेकिन किसी को मोहब्बत से जोड़ लेना, करीब कर लेना। बहुत सारे लोग मुझे गैर मुस्लिम ये बोलते हैं कि कमेंट में बोलते हैं, क्या ये इस्लाम कहता है, ऐसा इस्लाम में है, ऐसा कुरान में है जो तुम बोल रहे हैं। मतलब उनको ताज्जुब होता है, उन तक ये बात पहुंची हुई, गलत फहमी उनके दिमाग में है कि इस्लाम बोले तो मार काट जिहाद और ये काटो मारो और नल्ले खाओ, गोश्त खाओ, पाए खाओ, यही इस्लाम है। क्योंकि हमने
मुसलमानों ने इस्लाम को ऐसा प्रेजेंट किया हुआ है। सही, सही। आप मुस्लिम नौजवानों की वीडियोस देखो, काट डालेंगे, फाड़ डालेंगे, मार डालेंगे, हम डरते नहीं, हम ये होते नहीं, वो होते नहीं, इस तरह के। तो उनको लगता है कि पता नहीं यही इस्लाम सिखाता है। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूँ, देखो हमारे जो गैर मुस्लिम भाई ये बुखारी नहीं पढ़ते, ये मुस्लिम नहीं पढ़ते, ये कुरान नहीं पढ़ते, है ना, ये हदीस नहीं पढ़ते, ये हमको पढ़ते हैं, हमको देख, ये हमको ही कुरान समझते हैं, हमको ही इस्लाम समझते हैं, हमारी हर हरकत को उनको लगता है कि यही इस्लाम है। हालांकि मुसलमान एक अलग चीज़ है और इस्लाम एक अलग चीज़ है। आज बोलना पड़ता है ऐसा कि इस्लाम एक अलग चीज़ है, मुसलमानों को देखकर नहीं, इस्लाम को देखकर। और जोड़ने का काम हमको करना चाहिए। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि तोड़ने वालों की हवेलियाँ भी वीरान हो जाती है जी, और जोड़ने वालों की कब्रें भी आबाद रहती है। क्या बात है ना। तो जोड़ने का काम हम सबको करना चाहिए। और आजकल जो है ना, आजकल का माहौल ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहला मसला ये है कि हमारे गैर मुस्लिम भाई बहनों के दिलो दिमाग में जो इस्लाम के ताल्लुक से गलत फहमियाँ डाली गई है, पहले वो साफ करने की ज़रूरत है कि तुमको बेवकूफ़ बनाया गया है। इस्लाम ऐसा नहीं है। इस्लाम तो ये कहता है, इस्लाम तो इतनी प्यारी बात करता है, इस्लाम तो इतनी इंसानियत की बात करता है, बल्कि सारी इंसानियत, सारी मानवता इस्लाम में कूट कूट के भरी हुई है, कुरान और हदीस में कूट कूट के भरी हुई है। बस ये समझाने की ज़रूरत है। सही है। तो माशाल्लाह सोशल मीडिया पे तो मुफ्ती साहब आप नज़र आते हैं, आपने अच्छी बातों की वजह सारी चीज़ें, लेकिन जैसे आपकी जो पर्सनल जो लाइफ है, सुबह से शाम तक है, फिर आपका कारोबार है, वो सब कैसा है? हाँ, नहीं, मैं फैमिली वाला आदमी हूँ जी। मेरी 3 बेटियां हैं, एक बेटा है जी। 2 बेटियों की शादी हो गई है। 2 बेटियों की? हाँ, 2 बेटियों की शादी हो गई है और मैं नाना भी बन गया माशाल्लाह। आपकी एज कितनी है सर? मेरी अभी चल रही है 47 रनिंग। 47 हो गई? 47 रनिंग। हाँ, यंग एज है माशाल्लाह। हाँ, अच्छी बात है, कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। तो 42 में समझ रहा था, 42 43 में था समझ रहा था। नहीं 47 76 की पैदाइश है। हाँ। तो फैमिली वाला आदमी हूँ और चूंकि मैं घर में ही काम करता हूँ। अच्छा। मेरा सारा काम घर में ही है जी। और उसके अलावा थोड़ा बिजनेस वगैरह में भी हमारा मिफ्ताही परफ्यूम चलता है। अच्छा। है ना, इत्र का कारोबार शुरू किया हुआ है, ऑनलाइन है सब। वो हमारे वीडियोस में हमेशा उसकी ऐड वगैरह चलती रहती है। देखा मैंने। और उसके अलावा भी मेरे और 2-3 कारोबार हैं और जहाँ से प्रॉफिट आता रहता है माशाल्लाह। और यूट्यूब से भी जो है माशाल्लाह ये है। और मेरा जो एक बेटा है अभी 12वीं, उसने 12वीं कंप्लीट किया। और चौथी जो बेटी है अलीज़ा, अभी वो 8वीं में है। तो ऐसे मतलब ये है कि माशाल्लाह फैमिली वगैरह सबके साथ में सब मैनेज करते हुए काम करता हूँ। हाँ। तो अभी तो मुस्तफा आपके सफ़र भी होते हैं अक्सर। हाँ, यानी मैं समझता हूँ कि ये अभी शुरू हुए सफ़र। हाँ, आपके साल भर कभी सूरत जा रहे हैं, कभी बदनापुर, कभी कर्नाटक आप जा रहे हैं, शाहीन अकेडमी पुणे के अंदर। तो ये प्रोग्राम में आपको किस ताल्लुक से बुलाया जाता है प्रोग्रामों के अंदर? वो मेरे तो सफ़र साल भर से शुरू है, वरना मैंने तो हिंदुस्तान भी नहीं घूमा था। हाँ, नहीं सही। सोशल मीडिया के बाद पहली बार तो गुजरात गया, पहली बार कर्नाटक गया, पहली बार, यानी सब पहली मर्तबा। आप सोचिए, मैं नांदेड़ भी पहली बार जा रहा हूँ। अभी 16-17 का सफ़र है, मैं नांदेड़ तक नहीं गया आज तक कभी। परवनी मैंने देखा नहीं। हाँ, ये तो अपने इलाके के करीब की, ये तो करीब के इलाके हैं फिर भी। और एमपी आज तक नहीं गया मैं कभी, है ना। और बिहार कभी नहीं गया, मतलब आसाम कभी नहीं गया, हिंदुस्तान ही नहीं घूमा मैं। लेकिन अब सोशल मीडिया की बरकत ऐसी है कि अब हर जगह से बुलाने आते हैं। बाकायदा मुझे डायरी अभी मेंटेन करनी पड़ती है कि अभी किसको तारीख दिया हूँ, किसको नहीं दिया हूँ, कौन सी तारीख खाली है ना। तो माशाल्लाह अभी असफार बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ। और लोग जो हैं बुलाते हैं इसलिए कि, और बहुत बिंदास लोग बुला लेते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि ये कभी विवादित बयान नहीं देंगे। हाँ, है ना, ये बात है। कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं बोल देंगे कि जिससे, तो हमारे जहाँ भी हम जाते हैं, जहाँ भी हमको लोग बुलाते हैं, तो वहाँ औरतों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। और उसके अलावा गैर मुस्लिम भी बहुत सारे वहाँ पर जुड़ जाते हैं। और बस जो मोटी मोटी बातें हैं, जो वाकई में अमल करने की बातें हैं और जिस पर हम तवज्जो नहीं देते हैं, उस पर थोड़े से बात करके लोग जो है, यानी एक कॉमन बात करने वाला आदमी है, एक पॉजिटिव बात करने वाला आदमी है। कभी कोई ऐसी बात नहीं करेगा कि जलसा तो हो जाएगा और बाद में इनको मुंतजिमीन को परेशानी हो जाएंगी। तो ऐसा कुछ मसला नहीं, ऐसा कुछ मसला होता नहीं, तो लोग बुलाते हैं मोहब्बत से, है ना, माशाल्लाह। तो अब आखिरी सवाल ये मुस्तफा साहब, आपके चैनल से तो हिंदू भाई भी बहुत जुड़े हुए, मुस्लिम भाई भी, वायरल न्यूज़ लाइव जो है न्यूज़ का चैनल है,
हाँ। इधर भी बहुत सारे लोग देखते हैं, तो आप अपनी तरफ से भारत के हिंदू मुसलमान सब भाइयों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल वायरल न्यूज़ देखिए, जो आप जिनको गोदी मीडिया कहा जाता है वो तो साफ साफ लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। अगर वो कोई भी मीडिया हो, अगर सिर्फ मुसलमानों के बारे में ही बोल रहा है, मुसलमानों को ही मतलब बोल रहा है कि तुम खतरे में हो, तो वो मुसलमान को बेवकूफ़ बना रहा है। अगर मुसलमान के फेवर में भी अगर बोल रहा है कोई चैनल टोटली, तो भी वो मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहा है। कोई अगर हिंदुओं को अगर फेवर कर रहा है तो भी वो हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रहा है। सही है, सही है। आप बाइस्ड होकर कोई न्यूज़ नहीं बना सकते, तो ये बेवकूफ़ बनाने का काम है। सच होना चाहिए, जो भी, चाहे कड़वा लगे, हाँ। चाहे वो अच्छा लगे बुरा लगे, वो सच होना चाहिए। तो सच्ची बात है। वायरल न्यूज़ एक चैनल ऐसा है कि वहाँ पर जो सच्ची बात बोली जाती है, जो खबर है वो खबर को पेश किया जाता है। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि वायरल न्यूज़ को आप आगे बढ़ाएं। मुफ्ती हारून साहब के अभी तक तो मुझे लगता है 5 मिलियन के ऊपर हो जाना चाहिए था। तो आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि वायरल न्यूज़ को आप आगे बढ़ाइए और इनके मिलियंस में आप लेकर जाइए, क्योंकि आपको ये सच्ची खबरें पहुँचाते हैं और सही न्यूज़ आप लोगों तक पहुँचाते हैं। ठीक है, माशाल्लाह। मुफ्ती नहीं बोलना चाहिए, नहीं, मिफ्ताही, अब्दुल रशीद मिफ्ताही। तो मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही। मैं भी ये समझ रहा था कि मुफ्ती राशिद साहब बोलते हैं तो मुफ्ती साहब है। इफ्ता कैसे किए तो बहुत सारी बातें क्लियर भी हो जाती फिर मुलाकात के बाद में। तो मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही साहब से मिलकर उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हज़रत ने हमको वक्त दिए। हम इनके बड़े ममनून और मशकूर हैं। मेरे साथ में जो अल्फाज फाउंडेशन के तमाम ज़िम्मेदार आए हुए थे पूना के लिए, हाफिज़ इसाक साहब है भड़गांव से, ऐसे हाफिज़ इमरान साहब है, हाफिज़ अरमान साहब है। तो मुफ्ती साहब ने, मौलाना ने बहुत बेहतरीन बातें आज बताई है। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला इन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और इन तमाम बातों को आगे पहुँचाने की भी तौफीक नसीब फरमाए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।